ये कुछ हमारे पास 3 फॉर्मूले और रह गए हैं स्पेशल इंटीग्रल्स के, ठीक है। तो इनकी क्या फॉर्मूले हैं, बस इन पर थोड़ा ध्यान दे दो, कुछ नहीं है, बस सिमिलर है। तो अगर हमने जो पहले के 6 फॉर्मूले पढ़े थे उनमें क्या था कि अगर 1/a² + x² हो, 1/a² - x² हो, 1/x² - a², 3 तो ये थे, और 3 थे जिनमें 1/√, चल रहा था डिनोमिनेटर में, 1/√a² + x², 1/√a² - x² और 1/√x² - a², 3 थे, 6 हो गए। और तीसरा √a² - x² dx। तो ये जो सबसे पहला वाला फॉर्मूला है, इसके लिए हमें क्या रिजल्ट ध्यान रखना है, x/2 √x² - a², x/2 √x² - a²। बाकी तुम्हें √x² - a² वाला अगर तुम्हें याद हो तो उसमें log आता था, log mod x plus √a² - a²। तो यहाँ भी वही आएगा, बस उसके आगे एक कांस्टेंट आ जाएगा -a²/2 log of x plus √x² - a², ठीक। तो ये इसका फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ √x² - a² क्या है, बड़ा आसान है, जो है उसके आगे x/2 लगा दिया, x/2 √x² - a²। अब ये ऐसे दो टर्म्स में क्यों आ रहा है, अगर तुम इसे निकालने की कोशिश करोगे तो ये किससे करना पड़ेगा, बाय पार्ट से। किससे करना पड़ेगा, बाय पार्ट। एक हम 1 मानेंगे और एक हम ये रूट वाला मानेंगे, ठीक है। एक 1 मानेंगे और एक रूट वाला मानेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वहीं से डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है सेकंड फंक्शन हो जाएगा, उसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो उस तरीके से किया जाए, उसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा x/2 √x² - a² - a²/2 log x² x plus √x² - a²। कुछ नहीं है, इसको याद कैसे रखोगे, ये वाला टर्म देखो कैसे आया होगा, ये वाला टर्म x/2 और ये, ठीक। माइनस इसका रिजल्ट अगर ये डिनोमिनेटर में होता है तो ये होता है, पता है, वही आ गया, बस करो, ठीक, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से ये याद होना चाहिए। इसके बाद ये वाला देखो x/2 सेम है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तीनों फॉर्मूले सिमेट्रिकल हैं, √x² + a²। और जब इसको डिनोमिनेटर में होता तो प्लस का a²/2 log x plus √x² plus a², ठीक है। क्लियर a² - x² तुम्हें पता है किसका होता है, साइन का होता है ना। इसको बस तुम यहाँ लिखोगे तो ये वाला आगे वाला तो वही सेम है, x/2 √a² - x² plus a²/2 sin इनवर्स a²/2 sin इनवर्स x/a plus c, ये तो होता है अपना sin इनवर्स x/a plus c। तो ये 3 फॉर्मूले हैं। बाकी इन 3 फॉर्मूले पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज 7.7 में हैं, और वो सारे क्वेश्चंस वैसे ही होते हैं जैसे हमने वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले क्वेश्चंस किए थे, बिल्कुल सिमिलर वही तरीका है। बस तुम्हें अंदर फॉर्म बनानी है, रूट के अंदर वो फॉर्म या तो इस टाइप की होगी, या तो इस टाइप की होगी, या तो इस टाइप की होगी। और इन टाइप जो भी फॉर्म की टाइप बनेगी, उस फॉर्म की टाइप के अकॉर्डेंस में ही तुम क्या करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक। उसी की अकॉर्डेंस में क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्लियर, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत इसमें, बोलो। बिल्कुल सिमिलर, जैसे वो जो क्वेश्चन हमने करे थे तो वहां हमने समय कोई ऐसे ही थोड़े दिया था, समय देने के पीछे कारण था। यहाँ वही सेम चीज रिपीटेशन में पढ़ोगे, तो सिमिलर वे में होंगे क्वेश्चन में। तुम्हें बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी सॉल्व तो कर लोगे उसे। क्लियर, ओके। 3 फॉर्मूले लिख लिए, क्वेश्चंस वो 7.7 वाली एक्सरसाइज कर लेना, उसमें हो जाएगा, ठीक है। मुझे कराने की जरूरत है नहीं, कराना है कोई जरूरत नहीं, सेम है, बिल्कुल सेम, ठीक है। लिख लीजिए जल्दी।
संडे को क्लास हो जाएगी, उसके बाद टीटीएस में आ नहीं पाऊंगा, मेरे पेपर है। अच्छी समस्या है। मेरा भी सैटरडे को पेपर है, वेडनेसडे का सीधा सैटरडे को है, फिर ट्यूसडे को है। सर फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा तो क्लास ही कैंसिल कर दो। पेपर तो चलते ही सर क्लास ऐसा कर सकते हैं ना, रिकॉर्डिंग, हाँ क्लास ऐसा कर सकते हैं ना, सभी की जगह शाम को। सर शाम को मैं वहाँ से तो सब लोग मैम से बात करते हैं, रिकॉर्डिंग प्रॉपर चालू करना है, ये बीच में कहीं शाम में शाम जल्दी क्लास फिर सीधी का सर टीटीएस में से अपने दिन में क्लास होगी, उसकी शाम की क्लास नहीं। यस 5 बजे के आसपास से। क्यों? तो 12 से कर सकते हो क्या? 12 साढ़े 12 क्लास यार फिर जाओ फिर आओ, 2 घंटे बीच में इसमें बर्बाद होंगे 2 घंटे। नहीं मेरे दिया सर जी दिन में कभी भी कर लो। अलग ही नशे में रहता है। अरे यार ये पेपर होंगे आफ्टरनून, तुम लोगों हाँ, के इसके तो 1 से 4 होंगे, टीडीएस के तो 1 से 4 होंगे। 22 टीडीएस तो के 22 से है ना, 22 से तो सवा वापस से 20 24 25 सिलेबस 30 तक हो जाएगा। सर इनके तो लगातार है, छुट्टी भी नहीं है टीडीएस में। सर जी आप अभी चले आगे चले। सर जब तक तो सीजन का आ जाएंगे वापस, ये पेपर चालू हो गया। अरे तो सर मेरे 1 बजे से उससे पहले तो क्लास कर सकते हैं। इससे पहले हमारे पेपर 22 तारीख से ना, जब तक हम सीजन पे आ जाएंगे। सर आप क्लासेस शाम में रखें, अरे सर अभी गो विद द फ्लो। नहीं आप सुबह से 6 बजे रख सर अभी आप पढ़ा दो। अरे रुक जाओ। अरे गो विद द सर फ्लो, गो विद द फ्लो। आधी रात को 2 बजे रखेंगे चलो। 12 से 2 हो गया, ये हो गया तीनों। यस सर, यस सर। हाँ चलो। देखो तो अपन शुरू करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक, देखो डेफिनेट इंटीग्रल्स और इंडेफिनेट इंटीग्रल्स। इंडेफिनेट इंटीग्रल्स में हम जब सॉल्व कर रहे हैं अपना इंटीग्रेशन, तो उसके बाद में हम एक टर्म जोड़ रहे हैं c, कांस्टेंट हम एक जोड़ देते हैं उसमें c, क्योंकि हमने पढ़ा था कि क्या होता है, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का, किसको रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब हम बात करेंगे डेफिनेट के बारे में, तो डेफिनेट मतलब वो हम किसी एक फिक्स्ड वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो डेफिनेट में तो कांस्टेंट नहीं आएगा जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, कांस्टेंट नहीं आता है डेफिनेट में। क्या नहीं आता? कांस्टेंट नहीं आता। ठीक, ये ध्यान रखना। दूसरी बात क्या होता है कि यहाँ पर लिमिट इम्पोज्ड होती है। हम इंटीग्रेशन करते हैं लेकिन वो इंटीग्रेशन बाउंडेड होता है। हमें बोल दिया जाता है कि इंटीग्रेशन करना है, देन इसमें लिमिट लगानी है किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक, वेरिएबल की किसी एक वैल्यू से किसी दूसरी वैल्यू तक। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर डेफिनेट में बोला जाता है। ठीक, डेफिनेट में ऐसा बोला जाता है। ठीक, तो अगर हम बात करें कि जो एक डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसका जो आउटपुट आता है वो एक यूनिक वैल्यू होती है। डेफिनेट इंटीग्रल का जो आउटपुट आता है वो एक यूनिक वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है? यूनिक वैल्यू होती है। तो यहाँ से अपना शुरू हम करेंगे क्या? डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल में अगर हम बात करें तो डेफिनेट इंटीग्रल का जो आउटपुट है वो क्या है? अपना एक यूनिक वैल्यू होती है। एक डेफिनेट इंटीग्रल को अगर हम डिनोट करने के बारे में बात कर रहे हैं तो डिनोट डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे किया जाता है? इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, ऐसे इंडेफिनेट को कर देते हैं। बस यहाँ पर क्या होगा, ये a और b आ जाएंगे, जहां पर ये a क्या है और ये b क्या है? a है लोअर लिमिट और b क्या है? अपर लिमिट। b क्या है? अपर लिमिट। ठीक है, a क्या है? लोअर लिमिट और b क्या है? अपर लिमिट। समझ रहे हो? समझ रहे हो? मतलब ये जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड है और ये इंटीग्रल हम कहाँ कर रहे हैं? a से b के बीच में ही कर रहे हैं। हेडिंग डालो डेफिनेट इंटीग्रल, कुछ लिखो जो बोलता हूँ। डेफिनेट इंटीग्रल हेडिंग डालो। ताली बोलो।
इसमें लिखो दैट the definite integral has a unique value. The definite integral has a unique value. The definite integral has a unique value. फुल स्टॉप लगा करके आगे लिखो a definite integral is denoted by ये लिख लो जो बोर्ड पे लिखा ये सिंबल लिख लो इधर a definite integral is denoted by ठीक है लिख लिया इसको लिखने के बाद आगे बोलो ये लिखिए ना where a denotes lower limit b denotes upper limit ठीक फुल स्टॉप लगा करके आगे लिखो the definite integral फुल स्टॉप लगा करके आगे लिखो the definite integral को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये बताओ चाहे डेफिनेट इंटीग्रल हो चाहे इंडेफिनेट इंटीग्रल हो कोई भी जो इंटीग्रल होता है वो एक तरीके से होता क्या है एंटी डेरिवेटिव क्या होता है एंटी डेरिवेटिव एक चीज तो एंटी डेरिवेटिव दूसरी बात जो इंटीग्रल होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है सम को रिप्रेजेंट करता है किसको रिप्रेजेंट करता है सम को तो दो चीजें हैं इंटीग्रेशन के दो मतलब हैं तो डेफिनेट इंटीग्रल के भी दो मतलब हैं क्या एक तो लिमिट एज द सम जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं हट गया ठीक है लिमिट एज द सम दूसरा बोलो अरे एंटी डेरिवेटिव दूसरा क्या है एंटी डेरिवेटिव ठीक है एंटी डेरिवेटिव का कोई एक आउटपुट कोई एक रिजल्ट जो हमें लिमिट्स को पुट करने पे मिलेगा तो फुल स्टॉप लगा करके क्या बोला मैंने द डेफिनेट इंटीग्रल इज introduced either as the limit of the sum or if it has a या और if it has an लिख लो उसको और if it has an anti derivative बोलो of f antiderivative of f in the interval क्लोज इंटरवल में लिखना a से b क्लोज ब्रेसेस में लिखना a से b then its value will be difference between the values of f
values of f at the end points. Difference between the values of f at the end points. ठीक है, उसको लिख लेना डेट इज एफ बी माइनस, दैट इज एफ बी माइनस एफ ए। हाँ दैट इज एफ बी माइनस एफ ए। लिख लिया? चले अगली हेडिंग डालो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। 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 देखो हम मान लेते हैं कि फाई एक्स हमारा एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है, फाई एक्स हमारा एंटी डेरिवेटिव है किसका? एफ एक्स। मतलब इस बात का मतलब क्या हुआ? एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ कि बोलो, एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का उल्टा, ठीक। तो अगर हम बोलते हैं कि अगर फाई एक्स हमारा क्या है? एंटी डेरिवेटिव है किसका? एफ एक्स का। अगर एंटी डेरिवेटिव है तो हम इन दोनों को आपस में रिलेट कर सकते हैं। इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? आपस में रिलेट कर सकते हैं। लेट फाई एक्स बी एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन, of a continuous function of a continuous function. Let phi x be an antiderivative of a continuous function. Continuous function क्या? Continuous function f(x). Continuous function f(x) defined on A से B, defined on A से B, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि dy dx अगर हम फाई एक्स का करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा? fx। dy dx अगर हम fx का फाई एक्स का करेंगे तो हमें fx मिल जाएगा, और अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं fx का तो क्या मिल जाएगा? फाई एक्स मिल जाएगा। क्लियर? एंटी डेरिवेटिव का मतलब ये कुछ अपोजिट। तो अगर हम fx का इंटीग्रल करें तो हमें क्या मिल जाएगा? फाई एक्स। समझ रहा? then the definite integral over
a से b, then the definite integral of fx over a से b over a से b क्या आएगा सर? ये a से b fx dx, a से b fx dx। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो तुम भी बताओ तुम्हें क्या रिजल्ट मिलेगा? रिजल्ट में fx मिलेगा ना। और लिमिट्स देखो कैसे लगाई जाती है, बोर्ड पे देखो ऊपर। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे fx को तो हमें fx मिल जाएगा, ये बात सही है। fx मिला, लिमिट हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट पर b और a। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब हम इसको किस तरीके से लिख देंगे तो फाई b माइनस फाई a, फाई b माइनस फाई a, ठीक है। ये क्या है अपने पास? वैल्यू ऑफ एंटी डेरिवेटिव, वैल्यू ऑफ एंटी डेरिवेटिव किस पे? एट x इक्वल टू b, x इक्वल टू b पर एंटी डेरिवेटिव की वैल्यू है। और ये क्या है? एट x इक्वल टू एट x इक्वल टू a, ठीक। वैल्यू ऑफ एंटी डेरिवेटिव एट x इक्वल टू b, और ये क्या है? वैल्यू ऑफ एंटी डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a। क्लियर? ओके, चलें आगे। आगे चलो, नोट कर रहे हैं। अगली हेडिंग इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। स्टेप लिख दूं कि लिखवा दो। देखो, सबसे पहला क्या होता है स्टेप, यहां से समझना शुरू करो, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल को हम इवैल्यूएट कैसे करते हैं? सबसे पहला हमारे पास स्टेप ये है कि जैसे हमने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन किया, सिमिलर वे में उसी तरीके से यहां भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो इंटीग्रेशन करेंगे fx का, ठीक है। fx का सबसे पहले तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। और ध्यान इस बात का रखेंगे कि इंडेफिनेट में हम एक कांस्टेंट जोड़ देते थे, यहां उस कांस्टेंट को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा स्टेप 1 क्या हो गया? फाइंड द इंटीग्रेशन fx dx, फाइंड द इंटीग्रेशन fx dx। और वो जो इंटीग्रेशन का हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हम phi बोल देंगे, उसको हम phi बोल देंगे। और यहाँ हमें कांस्टेंट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं रह जाएगी। फाइंड द इंटीग्रेशन, तो पहला स्टेप क्या होगा? फाइंड द इंटीग्रेशन fx dx। Let this be phi x, उसको मान लेंगे phi x। Let this be phi x। There is no need to write, and there is no need to write constant. There is no need to
राइट कांस्टेंट c। उस कांस्टेंट c को लिखने की हमें कोई भी नीड नहीं है। नो नीड टू राइट या नो नीड टू कीप द कांस्टेंट c। ठीक है, चले आगे। ओके, अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप कुछ भी नहीं है, इवेल्युएट करना है। क्या इवेल्युएट करना है? इवेल्युएट फाई v की वैल्यू एंड फाई a की वैल्यू। मतलब वो जो लिमिट है a और b, हमारा जो देखो सुनो, इंटीग्रेशन हमने किया, उसके बाद हमारे पास कोई एक रिजल्ट आएगा, कोई एक फंक्शन आएगा फाई x। हम इस फंक्शन का आउटपुट निकाल लेंगे b पर, हम इस फंक्शन का आउटपुट निकाल लेंगे a पर। ये स्टेप 2 है। अब स्टेप 3 क्या है? इनका डिफरेंस करना है। कैलकुलेट देयर डिफरेंस। कैलकुलेट फाई b माइनस फाई a। फाई b माइनस फाई a करना है हमें। ठीक है, क्लियर? फाई b माइनस फाई a करना है। ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर? एक और क्वेश्चन करके बताता हूँ। ठीक है, मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हम जा रहे हैं 0 से 1 और हमें यहाँ बोला गया 1/2x - 3dx। स्टेप्स को फॉलो करेंगे, बस कुछ नहीं करना है। बोर्ड पे देखो 1/2x - 3dx। तो हमने क्या पढ़ा सबसे पहले कि हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन, और वो भी डेफिनेट करना है। तो डेफिनेट बात की बात है। सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, नॉर्मली जो इंटीग्रेशन किया जाता है, जो स्टेप्स होते हैं वो करेंगे। बताओ इंटीग्रेट करने के क्या स्टेप्स? देखो दो तरीके हैं, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो ये दिख रहा है, 2 दिख रहा है। यस सर। तो हम 1/2x - 3 लिखा है, तो ये एक तरीके से हमारा क्या लिखा है? 1/x। एक तरीके से हमारा log ही चल रहा है। ठीक, तो 1/x का इंटीग्रेशन log है। तो 1/x का इंटीग्रेशन हम यहाँ पर लिख देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा? log 2x - 3। अब लेकिन है क्या कि 2x के साथ चल रहा था। हम जानते हैं ये क्या होगा, बाहर मल्टीप्लाई होगा 1/2। ठीक है, बाहर मल्टीप्लाई होगा ये 1/2 इस log के रिजल्ट के साथ में। क्लियर? अब देखो यहाँ पर लिमिट लगी। जो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन किया ना, इंडेफिनेट जो किया जाता है, कर लिया। वो तुम लोगों को सारे मेथड्स आते ही है, तभी तो तुम्हें समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब देखो 1 और 0 बस ऐसे लिखी। ठीक, और अब इन दोनों पे की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो एक बार जब 1 पुट करोगे तो ये 1/2 तो अपना बाहर चल रहा है, तो बाहर निकाल लो। तो जब 1 पुट करोगे तो क्या हो गया? 2 - 3। तो लॉग के अंदर मॉड में -1। और अगली बार क्या चलेगा? देखो क्या होता है, एक मिनट देखो बोर्ड पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये अपना 0 है, ये 0 है, माइनस का साइन लगाया इधर। तेरे से बोल जरा बात नहीं कर लो। पूछा लगा। अच्छा बीरन भैया मैं बोल तुम बोलो उधर, बोल क्लास चल रही है या डिस्टर्ब हो रहा है? ठीक है, समझ रहे हो? तो इसको अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो जाओ 0.23। ये यहाँ पे क्या चल लिखा हुआ? लॉग मॉड में माइनस 0, लॉग 1 हो गया, 0 आ गई, सर माइनस 3 हो जाएगा log 3। लॉग की वैल्यू मत रखो, कोई जरूरत नहीं। तो log 3/2 माइनस का log 3/2 माइनस log 3/2 माइनस का। क्लियर? ओके, बस कुछ नहीं है। जो हमने अलग अलग मेथड्स पढ़े, जितने भी मेथड्स हमने पढ़े हैं अलग अलग, वो सब यहाँ पर लगेंगे शुरू में और लास्ट में जाते जाते उनमें क्या होगा? उनमें क्या होगा कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक,
बस कुछ क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज के अलग हैं क्योंकि वहां पर प्रॉपर्टीज का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस आ जाता है, तो वो हमें थोड़ा सा ध्यान से करने हैं। बाकी ये क्वेश्चन तुम लोग खुद भी करोगे, ठीक है? समझ रहे हो? मैं कुछ एक आध दो करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा तुम्हें आइडिया लगे कैसे लगाया जाता है, तो सीख जाओ। फिर वो एक एक्सरसाइज है, वो घर से कर लेना, तो कोई नहीं, ठीक है? करता हूँ मेन जो है वो शुरू करा दो। प्रॉपर्टीज कराऊंगा। ये अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 0 से √2, 0 से √2 अंडर रूट में 2 - x² dx, जो अभी हमने स्पेशल फॉर्मूले पढ़े थे वो लगेंगे इधर, ये -x समझ रहे हो? थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्या होता था √a² - x², ये तो x² है और ये आगे वाला a² कैसे बनेगा? जब √2 का स्क्वायर करेंगे, जो क्या करेंगे? √2 का स्क्वायर करेंगे। कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है, केवल फॉर्म में लिख लो। देखो बोर्ड में ध्यान से, ये क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर माइनस x² dx। अब ये तुम्हें दिखने लगा, ये क्या लिखा है? a² - x²। जस्ट अभी किया था, जस्ट अभी क्या था? x/2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट, बोलो a² - x² माइनस a²/2 मतलब √2 का स्क्वायर मतलब 2/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स x/√2। यही तो पता नहीं लगाना होता है डेफिनेटली, ठीक? यहाँ पर लिमिट में √2 और लोअर लिमिट में, क्लियर है? क्लियर है? अब बोर्ड पे देखो जरा, अब क्या करना है? 2 से 2 तो कट गए वैसे ही, ठीक? तो x/2 अंडर रूट 2 माइनस x² आया है तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास, और उसके साथ में बीच में प्लस होगा, प्लस होता है, ठीक है? प्लस का 1 साइन इनवर्स x/√2, 1 साइन इनवर्स x/√2। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कराएंगे वैल्यू √2 को जरा रखो, तो ये बताना, ये हो गया √2/2। क्या रख रहे हैं अपन? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सबसे पहले अपर लिमिट में वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो √2/2 ये मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा, प्लस इधर रखोगे तो साइन इनवर्स √2/√2। तो ये तो अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट के लिए निकालो, तो लोअर लिमिट के लिए 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई कुछ फर्क नहीं पड़ता, साइन इनवर्स 0 ही रहेगा, प्लस यहाँ पर साइन इनवर्स 0। बोर्ड पर देखें ध्यान से, ये था 2 - 2, ये 0 हो गया, और अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा ही 0 हो गया, ठीक है? ये √2 से √2 कट गया, कितना आया? साइन इनवर्स 1। यहाँ से हमारे पास आ रहा है साइन इनवर्स 1 माइनस 0, ये साइन इनवर्स 0 मतलब 0 देगा, साइन इनवर्स 1 माइनस 0। साइन इनवर्स 1 कब होता है? π/2 पर। कब होता है? π/2 पर। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आ गया? समझ रहे? समझ रहे? बस इस तरीके से क्या होता है हमारा डेफिनेट होता है, ठीक? डेफिनेट की दो एक्सरसाइजेज हैं, एक में क्वेश्चन ऐसे ही नॉर्मल है, एक में क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन वाले, ठीक? तो वो जो अपन ने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में इतना समय लगाया था, उसमें इतना समय लगाया था, वो इसीलिए लगाया था क्योंकि वो चीज बार बार रिपीट होती है, ठीक? इसलिए वहां पर हमने सारी चीजें कर ली हैं अच्छे से। तो वो एक्सरसाइजेस, दो एक्सरसाइजेस हैं, वो करनी पड़ेगी दिमाग के ऊपर, ठीक? समझ रहे? चलिए फिर अपन प्रॉपर्टी शुरू करें। सजीव कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बताऊं? एक बार और क्या बताऊं? बोलो, तुम मुझे पूछ रहा हूँ क्या बताऊं? ये जब मैं सेकंड स्टेप, हाँ सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप यहाँ से ये कैसे आया या ये क्या है? क्या बताऊं? ये बनाना ये आया कैसे?
नहीं ये आया कैसे बताऊं? ये फॉर्मूला अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, आज शुरुआत इसी फॉर्मूले से करी थी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वो फॉर्मूला है एक्स बाई टू इंटीग्रेशन वो सॉरी रूट के अंदर 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है। फिर ठीक है साइन इनवर्स एक्स बाय ए, यहाँ ए की वैल्यू रूट 2 है तो एक्स बाय 2 अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। और ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, इनको पुट कर दिया। एक बार हमने अपर लिमिट पुट करके ये बना और लोअर लिमिट पुट करके ये बना, इन दोनों के बीच में माइनस करना होता है। लिख लिया, चले यार। देखो तो इसके बाद तुम्हें 2 एक्सरसाइजेस करनी होंगी, वो एनसीईआरटी वाली, तो वो कर लेना, उनका कुछ डाउट हो तो वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी अपन चलते हैं कहाँ, प्रॉपर्टीज, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक, जिसमें हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो 8 प्रॉपर्टीज हैं, तो हमें वहाँ से शुरुआत करनी है, धीरे धीरे एक प्रॉपर्टी समझनी है, क्योंकि उन प्रॉपर्टीज से जो क्वेश्चंस हो जाते हैं ना बहुत इजीली हो जाते हैं, ठीक। उनको अगर तुम वास्तव में इंटीग्रेट करके करते तो बहुत समय लगता, लेकिन क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल्स के हम वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं तो वो बहुत शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। और ये प्रॉपर्टीज से ही डेफिनेट से क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं बाकी में सिंपल क्वेश्चन इंटीग्रेशन का पूछना होता है तो डेफिनेट से ही पूछते हैं, डेफिनेट नहीं पूछते, ठीक है, समझ रहे हो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल 7 हो जाएगी सारी, नहीं 4 या 5 प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। तो अगर देखो अगर हम इसमें बात करें तो हमारे पास प्रॉपर्टीज आएंगी, सारी प्रॉपर्टीज एक एक करके करते। सबसे पहले जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको हम जीरो प्रॉपर्टी बोलते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? जीरो प्रॉपर्टी। क्या है इसमें ये बताओ। अगर हमसे बोला गया इंटीग्रेशन a से b fx dx, मान लो ऐसा बोला जा रहा a से b fx dx, तो अगर हम ये लिमिट्स को चेंज कर दें, अगर हम क्या करते हैं लिमिट्स को चेंज कर दें, तो पता है क्या होगा, जो इसका रिजल्ट आएगा लिमिट्स को चेंज करने के बाद, बस उसमें किसका डिफरेंस होगा, उसके आगे माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। मतलब इंटीग्रेशन a से b fx dx अगर होता है, a से b fx dx अगर होता है, और अगर हम लिमिट चेंज करके लिखते हैं, मतलब अगर हम ऐसे लिखते हैं b से a लिखते हैं fx dx, b से a लिखते हैं fx dx, तो इसके आगे क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। ठीक, क्या आ जाता है? क्या आ जाता है? क्या हो गया? मुझे मैसेज कर दो, एंड करके सेव कर लो सर। मतलब पेपर में जरा ये अरे ये छूटा हुआ है। ठीक, समझ रहे? टाइम तो नहीं हो गया उसका। मतलब मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप से अपने पास क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक, ऐसी मतलब काफी उसमें अलग अलग बेटा रुक जाओ 2 मिनट, जीरो प्रॉपर्टी नहीं लिखा होगा। ओके, तो अपनी जो जीरोथ वाली जो प्रॉपर्टी है वो इस पर डिपेंड करेगी। मैं बता रहा हूँ ना, वो तो एक जनरल एग्जांपल अपने लिया। ठीक है, तो जीरो जो हम सबसे पहली प्रॉपर्टी इसमें देख रहे हैं, इसमें क्या है कि अगर मान लो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं किसी एक फंक्शन को x वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, और अगर हम किसी एक दूसरे फंक्शन को, उसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं किसी एक दूसरे फंक्शन दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो पता है अगर इनकी डेफिनेट इंटीग्रल की बात करोगे ना तो वो सेम ही रहेगा, डेफिनेट इंटीग्रल नहीं बदलेगा। ठीक है, कैसे? डेफिनेट इंटीग्रल नहीं बदलेगा, डेफिनेट इंटीग्रल नहीं बदलेगा। ठीक है, वो सेम ही रहेगा। समझ आ रही है? और इसको लगाया होगा कि ये ऐसे चल रही है। हाँ,
तो आप सेव करते हैं एंड करके क्यों? अच्छा दे अच्छा अभी 10 मिनट है छोड़ देना कर ले अभी कर ले। अच्छा 10 मिनट ये बाद अभी कॉल कर दिया 36 मिनट की हुई थी अभी। नहीं समय 12 सर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है आज। देखो दिन में रेस्ट अपनी तो लगे नहीं फोन कर रहा था फ्रेंड इधर देखो ठीक हो जाएगी इधर देखो। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि चाहे वेरिएबल हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के बाद डेफिनेट इंटीग्रल्स की लिमिट लगाएं या फिर पहले लगाएं उसमें फर्क नहीं क्यों नहीं पड़ता। देखना यहाँ का टिक करो ओके यहाँ का टिक कर होगा fx की अगर इसका एरिया तुम इस कर्व का एरिया हम निकालने की बात कर रहे हैं इस कर्व का एरिया अगर हम मान लो निकालने की बात कर रहे हैं पूरे रेंज में इस पर हटाओगे ठीक पूरा यहाँ से निकालने की बात कर रहे हैं अगर ये अपना यहाँ है तो एरिया चाहे तुम इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालो चाहे इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालो एरिया तो जो बाउंड होगा बी तक वो तो सेम ही होगा समझ रहे एरिया जो बाउंड होगा वो तो सेम ही होगा ना समझ आ रही समझ आ रही। अच्छा बाकी तुमने इतने सारे अपने फंक्शन इंटीग्रेट वगैरह करे थे तो देखो आखिरी में जाकर के हम क्या कर देते थे बस पुट कर देते थे तो अपने पास रिजल्ट तो वही आता था ना इंटीग्रेशन का। तो ये जो हमारी जीरोथ प्रॉपर्टी है वो इसी बात पर बेस्ड है कि इंटीग्रेशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ वेरिएबल के। इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल। इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल मतलब a से b fx dx a से b fx dx लिखा है तो अगर ft dt होता तो भी दोनों का जो रिजल्ट होता वो सेम ही आता। डेढ़ बजे तक क्यों एक डेढ़ बजे तक होगा घर जा रही बात मतलब a से b fx dx a से b ft dt तो मतलब यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल। इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ अगली प्रॉपर्टी कि अगर लिमिट चेंज हो जाए अगर लिमिट क्या हो जाए चेंज हो जाए अगर लिमिट चेंज हो जाएगा मतलब जो मैंने भी एग्जांपल में लिखी थी कि a से b अगर हम जा रहे हैं fx dx अगर मान लो लिमिट ये इंटरचेंज हो गई b से a हो गया fx dx b से a हो गया fx dx तो क्या डिफरेंस आएगा बस माइनस का साइन आ जाएगा क्या जाएगा बस माइनस का साइन आ जाएगा। इफ द लिमिट्स आर इंटरचेंज्ड then the value of the limit gets multiplied by minus sign yeah then its value changes by minus sign ठीक है। तो if the limits gets interchanged if the limits gets interchanged then its value get multiplied by minus sign। ओके ये
अगली प्रॉपर्टी देखो। तो ऐसा हो सकता है कि कई बार हमें क्या करना पड़े, लिमिट्स को ब्रेक करना पड़े लिमिट्स को ब्रेक करना पड़े। तुम ये बताओ, हमने जो फंक्शंस में कर्व वगैरह पढ़े थे, तो जैसे अपना mod x वाला जो फंक्शन होता है, तो अगर अपनी वैल्यू जो है mod x वाले फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर अपनी वैल्यू जो है वो क्या है, mod के अंदर मान लो लिखा हुआ है अपने पास x, mod x लिखा है, क्या लिखा है mod x। तो अगर x की वैल्यू को 0 से बड़ी रखेंगे तो mod x किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लस x की तरह। और अगर x की जगह हम 0 से छोटा रखेंगे नंबर, तो वो माइनस x की तरह बिहेव करेगा ना। तो बताओ, प्लस x एक अलग फंक्शन है और माइनस x एक अलग फंक्शन। तो अगर हमें इंटीग्रेशन में लिमिट -1 से 3 दे रखी होगी, सुन ले, बाद में लिखना, ज्वाइन करना, -1 से 3 लिखी होगी, -1 से 3 लिखी होगी, तो -1 से 0 के लिए फंक्शन दूसरा लगेगा। -1 से 0 के लिए कौन सा फंक्शन लगेगा, -x वाला, क्योंकि उस समय mod x -x की तरह बिहेव करता है, -x की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और और अगर अपन 0 को क्रॉस करते हैं, इसको क्रॉस करते हैं, 0 को अगर अपन क्रॉस करते हैं, तो उसके बाद जो हमारा mod x है वो x की तरह, किसकी तरह, प्लस x की तरह बिहेव करता है, प्लस x की तरह बिहेव करता है। तो क्या हो जाता है वो अपना, प्लस x की तरह बिहेव करता है, तो क्या हो जाता है अपना, बोलो, इंटीग्रेशन 0 से 2 प्लस x, समझ रहे। तो ये जो अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम वही प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं कि हमें भले ही इंटीग्रेशन बोला हो a से b करो fx dx, पर अगर फंक्शन चेंज हो रहे होंगे इसमें बीच में कहीं किसी इंटरवल पर, तो हमें लिमिट भी क्या करनी पड़ेगी, ब्रेक करनी पड़ेगी। और लिमिट ब्रेक करने के बाद उन अलग अलग लिमिट्स पर सॉल्व करना पड़ेगा, अलग अलग लिमिट को। तो देखो अगली, a से b fx dx, a से b fx dx है अगर, तो हम इसको क्या बोलते हैं, मान लो हम a से b ना जाकर के पहले हम a से c गए, a से c fx dx प्लस फिर गए c से b fx dx। तो ऐसे हम क्या करते हैं, लिमिट को यहाँ पर ब्रेक भी कर सकते हैं अगर हमें रिक्वायरमेंट हुई तो। हाँ, सारी चीजें डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, रिक्वायरमेंट के ऊपर। ओके, कर दो बेटा, अभी जाकर करो। 48 मिनट हो गए। कर देना, कर चलिए। एक सेकंड ले लेते हैं। ओके, चली गई ना, अरे कर रहा हूँ। तुम मुझसे बात करियो, क्या करेगा वो देगा। कुछ नहीं कहेगा मैंने फोन भी लगाया था तो भी तुमने नहीं किया। कुछ नहीं मैं कर रहा हूँ बेटा, तुम्हें ही कर दूंगा।